अभी तक हम लोग अपना विजन 365 का इकोनॉमी कवर कर रहे हैं और अभी जो हमारा टॉपिक है वो है क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां। क्लियर है? तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों में हम ये बातें कर रहे थे कि इम्पोर्टेंट क्या है कि केयर एज नाम के हमारी भारत की पहली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो कि सॉवरेन रेटिंग सहित वैश्विक स्तर पर रेटिंग के क्षेत्र में प्रवेश किया है। बस ये इम्पोर्टेंट है। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां होती क्या है। तो ये किसी व्यक्ति संस्था की वित्तीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के सापेक्ष क्षमता यानी ऋण जोखिम या ऋण के सापेक्ष उधार पात्रता को बताने का काम करती है। एग्जाम्पल के तौर पर जब हम और आप कोई ऋण लेते हैं तो ऋण लेने के लिए हम अपना पैन कार्ड लगाते हैं और पैन कार्ड हमारा सिविल स्कोर को मेंटेन करता है। तो जो कंपनियां ये बताती हैं कि किसी व्यक्ति का सिविल स्कोर 260 है, 560 है, 660 है, 750 है, 850 है, 820 है, ये कौन बताता है? तो ये मेरे दोस्त क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां बताती हैं। तो उसी के बिहाफ पर आपको ऋण दिया जाता है। ये माना गया है कि जब भी किसी व्यक्ति का क्रेडिट रेटिंग 750 के ऊपर होता है तो वो व्यक्ति ठीक ठाक माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस व्यक्ति ने अभी तक किसी भी प्रकार के ऋण की अदायगी में चूक नहीं किया है, उसका कोई भी ईएमआई बाउंस नहीं हुआ है, उसने कभी भी देर से अपना कर्जा नहीं चुकाया है, वह व्यक्ति अपने कर्जे के निपटान करने के लिए सक्षम है। तो ये सारी जो बातें होती हैं ये किसके अंडर में आती हैं? वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां बताती हैं। तो वही ये है। क्लियर? अब सबसे खास बात है कि सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां सही मायने में है क्या? तो यह रेटिंग दरअसल किसी देश या संप्रभु संस्था के ऋण अथवा उस पर ब्याज चुकाने के दायित्व को समय पर पूरा करने का आकलन करता है, जो मैंने आपको बताया। ये क्रेडिट रेटिंग से संबंधित देश अथवा संस्था ऋण चुकाने की क्षमता और इच्छा शक्ति दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। मानदंड क्या है? आमतौर पर रेटिंग एजेंसियां किसी संप्रभु देश की रेटिंग के लिए समृद्धि दर यानी ग्रोथ रेट, इन्फ्लेशन, सरकारी ऋण, जीडीपी परसेंटेज रेशियो, अल्पकालिक ऋण, बाह्य ऋण एवं राजनीतिक स्थिरता, इन सभी विभिन्न मानदंडों का प्रयोग करती है। रेटिंग किस प्रकार से दी जाती है? तो अगर किसी भी देश में ट्रिपल ए दिया गया है तो वो काफी अच्छा है, यहाँ से लेकर के डी तक दिया जाता है। जो प्रमुख रेटिंग एजेंसियां हैं जिसमें एसएनपी है, फिच, ये सब कैसे रेटिंग एजेंसियां हैं? ये ट्रिपल बी को निवेश ग्रेड की न्यूनतम सीमा मानती है, जबकि मूडीज BAA3 को निवेश ग्रेड की न्यूनतम सीमा मानती है। तो याद रखिएगा, मूडीज, फिच, एसएनपी, ये सब विदेशी रेटिंग एजेंसियां हैं, याद रखिएगा। अमेरिका में 3 रेटिंग एजेंसियां हैं, एसएनपी, मूडीज और फिच। क्लियर? जो कि विभिन्न देशों का आकलन करती हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के बारे में मैं बता दूं कि क्रेडिट रेटिंग होता क्या है। तो क्रेडिट रेटिंग मुख्य रूप से सेबी के द्वारा ये विनियमित किया जाता है। सेबी में 7 क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां अभी तक पंजीकृत हैं, जिसमें से क्रिसल है, केयर है, आईसीएआर है, एक्सक्यूट है, विक्स वर्क रेटिंग है, इंडिया रेटिंग्स है। ये सब रेटिंग एजेंसियां हैं। तो आप थोड़ा सा इन चीजों के बारे में ध्यान रखिएगा। क्लियर? अब मैं थोड़ा सा अन्य कीवर्ड्स की बात करता हूं। तो इवेंट्स की बात करता हूं कि इवेंट्स क्या है। तो सेबी ने इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जिसे इन्वेस्ट कहा गया है, इसमें संशोधन किया है। अब ये है क्या? तो नए मानदंडों को थोड़ा सा ध्यान में रखकर बोला गया है कि जो इन्वेस्ट द्वारा सबॉर्डिनेट्स यूनिट जारी करने की अनुमति देता है, यह अनुमति केवल अवसंरचना परियोजनाओं के तहत ही जारी किया जाएगा। बस ये थोड़ा सा हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। और इन्वेस्ट क्या है ये हम जान लेते हैं। जो हमारा इन्वेस्ट है ये म्यूचुअल फंड के समान ही निवेश का एक माध्यम है और यह निवेशकों को टोल रोड, बिजली लाइन और पाइपलाइन जैसी अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश करने के लिए एक विकल्प प्रदान करता है। वहीं पे अगर मैं बात करूं
इंफ्रा कंपनियां सेवी के माध्यम से इन्वेट्स स्थापित करते हैं। उन्हें वित्तीय अस्थियों के प्रतिभूतिकरण या पुनर्गठित प्रतिभूति सहित सरफासी एक्ट 2002 के तहत उधार यानी बारोवर का दर्जा दिया जाता है। ये हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। क्लियर? बाकी चीजें हमारे एग्जाम के लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्रंट रनिंग, ये एक बार आप पढ़ लीजिएगा कि फ्रंट रनिंग क्या होते हैं। ठीक है, बाकी हम आते हैं अपने अगले सेशंस पर। क्लियर है? अगला सेशंस हम लोगों का कौन सा है? तो वो है हमारा अगला टॉपिक है इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स। ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स में 21 के क्रिटिकल स्तर के ऊपर चला गया है, जो भारत के शेयर बाजार में बढ़ती वोलेटिलिटी को संकेत दे रहा है। तो ये बात तो सही है कि हमारी इंडिया में शेयर मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल था, जो कि रिसेंटली में अभी कुछ हद तक वो बेहतर हुआ है। ठीक है, यह मापदंड यह बताती है कि अंडरलाइंग इंडेक्स के निकट जो हमारा 30 कैलेंडर डे में कितना उतार चढ़ाव रहने की उम्मीद है। सबसे खास बात है कि इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स का मान जितना अधिक होता है वो वोलेटिलिटी उतना ही अधिक होती है। इसका मान जितना कम होगा वोलेटिलिटी उतना ही कम होगा। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और यह निफ्टी के इंडेक्स ऑप्शन की कीमतों पर आधारित होता है। एक आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है। ये दो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा, शिकागो बोर्ड ऑफ ऑप्शन एक्सचेंज की गणना पद्धति का उपयोग किया जाता है और ये 1993 में अमेरिकी बाजार में वोलेटिलिटी इंडेक्स शुरू करने वाला विश्व का पहला इंडेक्स है। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हमारा मकसद सिर्फ है कि हम विषय की समझ लें और विषय की समझ के साथ ही में अपने एग्जाम के लिए फाइंड कर लें। ठीक है, फिंटरनेट क्या है? तो फिंटरनेट क्या है बस ये मैं आपको बता देता हूँ। तो फिंटरनेट इंफोसिस के जो संस्थापक नंदन नीलेकणी हैं, इन्होंने भविष्य में वित्तीय प्रणाली को एक दृष्टिकोण रूप से फिंटरनेट की अवधारणा का प्रस्ताव रखा। अभी फिंटरनेट है क्या? सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है। तो भविष्य में वित्तीय प्रणाली के लिए एक परिकल्पना है जो बिल्कुल इंटरनेट की तरह है, जिसमें अनेक वित्तीय इकोसिस्टम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक व्यक्ति या व्यवसायियों को उनकी वित्तीय गतिविधियों के केंद्र में रखकर उन्हें सशक्त बनाना। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो किसी भी वित्तीय परिसंपत्तियों को कितनी भी राशि की किसी भी समय कहीं भी किसी भी डिवाइस का उपयोग करके बिना बाधा के ट्रांसफर करने में सक्षम बनाना है। ये क्या है? ये है फिंटरनेट। ठीक, यहीं पर यह कहा गया है कि जो वित्तीय सेवाओं के बीच में बाधाओं को कम करता है, वहीं क्लियरिंग व्यवस्था एवं संदेश भेजने की श्रृंखला को ये सरल बनाता है तथा अलग अलग प्रणालियों के बीच में संघर्ष या बाधा को भी समाप्त करता है। क्लियर? तो ये है इंटरनेट। जो भी इंपॉर्टेंट होगा हम लोग उन्हें देख के चलेंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग आते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है? ये सारे विजन के एड्स हैं, आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, पी नोट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ठीक, 1 सेकेंड। व्हाट इज दिस? ओके, 1 सेकेंड। क्या हो गया? 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। परेशान होने या पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग मैनेज कर रहे हैं।
अच्छा, 1 सेकेंड, गिव मी 1 मिनट। ओके, डोंट बी पैनिक। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि ये फाइल कहीं से आ जाए, चूंकि कहीं कुछ प्रॉब्लम्स हुआ है टेक्निकल की वजह से। तो क्या प्रॉब्लम्स हैं हम लोग इन्हें एक बार चेक कर लेंगे। बस 5 मिनट लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। ओके, 1 सेकेंड। गिव मी फ्यू टाइम। ओके, नो इशू। फीस 365, गिव मी सम टाइम। आई होप कि हम लोग कवर कर लें। ओके, अभी ठीक है। ओके, अभी ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, बाकी शॉर्ट आउट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा मेन टॉपिक है पी नोट। ये क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, हमें जानना है पार्टिसिपेटरी नोट्स क्या होते हैं। तो देखिए, मैंने आपसे बात कही थी कि हमारे यहाँ शेयर मार्केट में, देखिए, जो हमारे यहाँ शेयर मार्केट है, यहाँ पर दो व्यक्ति निवेश करते हैं। FII की मैं बात करता हूँ, तो FDI है और एक FPI है। तो FPI में जो FIIs होते हैं या QFIs होते हैं, तो FII किसी ऐसे व्यक्तियों का पैसा निवेश कराने की कोशिश करते हैं जो भारत के शेयर बाजार में लिस्टेड नहीं है। जैसे आप हैं और मैं हूँ, आप एक FII हैं और मैं अपना पैसा निवेश करना चाहता हूँ भारतीय बाजार में। ठीक है, तो ऐसी परिस्थितियों में मैं आपके पास आऊंगा और मैं आपसे कहूंगा, भैया मैं इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मेरा पैसा इंडिया के शेयर मार्केट में निवेश करना है। तो आपने कहा ठीक है, हो जाएगा। तो हमने कहा ठीक है, मैंने आपको $1 मिलियन दिया है इंडियन मार्केट में निवेश करने के लिए, तो आप मुझे $1 मिलियन का एक पी नोट जारी कर देंगे। वो एक रिसिप्ट होगा और उस रिसिप्ट के माध्यम से हम शेयर बाजार में निवेश कर देंगे। तो मेरे पास पी नोट आएगा और पी नोट के माध्यम से मेरा पैसा इंडियन शेयर मार्केट में चला जाएगा। तो पहले एक प्रॉब्लम्स होती थी कि भारत में वही लोग निवेश करते थे जो कि सेबी के में रजिस्टर्ड होते थे, या भारतीय शेयर बाजार में वो रजिस्टर्ड होते थे सेबी के अंडर में। बट भारत में निवेश को बढ़ावा देने के लिए हमने उन व्यक्तियों को भी अनुमति दिया जो भारत में बिना रजिस्टर्ड हुए भारत के बाजार में निवेश करना चाहते थे। तो पी नोट उन व्यक्तियों के लिए लेकर आया गया जो भारत के शेयर बाजार में निवेश तो करना चाहते थे लेकिन रजिस्टर्ड नहीं होना चाहते थे। ये बस है। अब देखिए, भारत में क्या कहा गया है कि जो FPIs हैं, मैंने आपको यहाँ पे बताया ना, FPI को पी नोट जारी करने की अनुमति दी गई है। तो ये तो पहले से भी था, अब पी नोट है क्या? तो सेबी के पास रजिस्टर्ड FPI विदेशी निवेशकों को जारी किया जाता है, ऐसे निवेशक जो भारत में स्वयं पंजीकृत किए बिना भारत के शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं, जो मैंने आपको बता दिया। अब भारत के शेयर बाजार में पी नोट्स जो है वो ऑफशोर डेरिवेटिव एक साधन है। इसमें अंतर्निहित परिसंपत्तियों के रूप में भारतीय शेयर बाजार शामिल होता है। इससे प्रॉफिट क्या है? तो इससे प्रॉफिट ये है कि इन्हें सेबी में पंजीकृत कराने की जरूरत नहीं पड़ती और ये गुमनाम रहकर भारत के शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा? तो भारत के शेयर बाजार के लिए इच्छुक निवेशकों के लिए एक विकल्प ओपन हो जाएगा।
क्लियर है? तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था हमारे लिए, ठीक है। अब इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, ये भी एक इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। तो एसबीआई ने एक स्टेट बैंक बुलियन एक्सचेंज का जो पहला ट्रेडिंग ऑफ क्लियरेंस का सदस्य के रूप में बना, ये है क्या? तो ये गिफ्ट इंटरनेशनल फाइनेंसिंग सर्विस सेंटर गांधीनगर गुजरात में स्थापित किया जाएगा, जो कि उच्च शुद्धता वाले सोने और चांदी को बुलियन कहा जाता है, अक्सर बार आप देखेंगे सिल्लियां या सिक्कों के रूप में रखा जाता है। सबसे खास बात है कि यह एक्सचेंज आईएफएससी प्राधिकरण की देख रेख में काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये टर्म्स है, ठीक। कैरी क्रेड हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर होगा तो हम लोग जरूर देखेंगे। अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा बाह्य क्षेत्र, जिसे हम एक्सटर्नल सेक्टर कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नल सेक्टर में हमारा आता है बीओपी, आता है भुगतान संतुलन, जिसे हम बोलते हैं भुगतान संतुलन। यहाँ पर हमारा आयात है, निर्यात है, व्यापार है, ये सब देखा जाता है। तो भारत का जो प्रमुख व्यापार घाटा है वो यहाँ पे बताया जा रहा है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का जो आधिकारिक डेटा है, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत अपना शीर्ष 10 व्यापारिक भागीदारों में से 9 के साथ व्यापार घाटा है। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है हमारे एग्जाम्स के लिए, ठीक। अब देखते हैं कि 2023-24 में हमारा क्या विदेशी व्यापार रहा है, आई मीन जो हमारा विदेश व्यापार है वो कैसा है, ठीक। तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारी भागीदार के रूप में चीन है, अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमीरात है, रशिया, सऊदी अरेबिया है। इनमें से ये घटते क्रम में है। क्लियर? भारत का व्यापार अधिशेष किसके साथ में है? अमेरिका के साथ में है, नीदरलैंड के साथ में है, ब्रिटेन के साथ में है, बेल्जियम के साथ में है और इटली के साथ में है। इनके साथ भारत प्लस में है और इनके साथ भारत का निगेटिव है, एक तरीके से जो सबसे, ये तो सबसे बड़े व्यापार भागीदारी के तौर पर है। क्लियर? वहीं पर चीन, रूस, साउथ कोरिया और हांगकांग के साथ भारत का व्यापार घाटा 2022-23 की तुलना में बढ़ा है, जबकि संयुक्त राज्य अमीरात, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया और इराक के साथ भारत का व्यापार कम हुआ है। क्लियर? विश्व व्यापार संगठन की विश्व व्यापार सांख्यिकी 2023 की समीक्षा में ये बताया गया है कि भारत वैश्विक कृषि निर्यातों में 8वें स्थान पर आता है, वहीं वस्तुओं के निर्यात में वो भारत 18वें स्थान पर आता है और सेवा के निर्यात में वो 7वें स्थान पर आता है। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये याद रखिएगा। अब वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ कि व्यापार घाटा क्या है, तो व्यापार घाटा तब होता है जब किसी देश का आयात मूल्य निर्यात मूल्य से अधिक होता है। मतलब हमारा आयात ज्यादा है और हमारा निर्यात कम है, तो हमें क्या होगा? व्यापार घाटा होगा, मैंने क्लास में आपको बताया है, ठीक। इससे नकारात्मक व्यापार संतुलन भी कहा जाता है या घाटे का व्यापार संतुलन भी कहा जाता है। आयात में वृद्धि, तो भारत सबसे ज्यादा सोना, कच्चा तेल और फार्मास्यूटिकल सामान का आयात करता है। सबसे खास में उपभोग के पैटर्न में है कि अब यहाँ पे कंज्यूमर जो ड्यूरेबल हैं उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हो रही है। और भारत की आर्थिक संरचना में बोला गया कि भारत विनिर्माण क्षेत्र में बेहतर विकास ना होना, लॉजिस्टिक की उच्च लागत और संरचना में कमी, जिसकी वजह से भारत में हमें व्यापार घाटा देखने को मिलता है। घरेलू नीतियों के अंतर्गत इन्वेस्टमेंट ड्यूटी व्यवस्था, वस्तुओं के निर्यात पर बार बार प्रतिबंध लगाना, ये सब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करता है। हालांकि अभी आप देखेंगे कि अमेरिका ने जिस प्रकार भारत पे 26% का टैक्स लगाया है, जिसे बाद में कम करके 10% और रेसिप्रोकल टैक्स किया गया है, तो ऐसी स्थितियों में अगर भारत अमेरिका के साथ व्यापार करता है तो भारत का व्यापार घाटे में भी होगा और भारत पर लगने के टैक्स के बढ़ने की वजह से भारत का व्यापार संतुलन निगेटिव भी होगा।
दूसरी खास बात है कि हमारी मुद्रा भी कमजोर हो रही है और हमें व्यापार का सेटलमेंट करने के लिए क्या चाहिए, डॉलर चाहिए। तो अगर हमारी मुद्रा कमजोर होगी तो मुद्रा के कमजोर होने से डॉलर मजबूत होगा और उसका हमारी इकोनॉमी पे निगेटिव इफेक्ट्स पड़ेगा। क्लियर। अब इसका नकारात्मक प्रभाव क्या है, तो नकारात्मक प्रभाव यह है कि विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आएगी और साथ ही में घरेलू मुद्रा का ह्रास होगा या मूल्य ह्रास होगा, डेप्रिसिएशन होगी। तो मैंने आपसे वही बातें कही, चालू खाते घाटे में वृद्धि होगी और देश की क्रेडिट रेटिंग पर निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि इसकी वजह से उच्च ब्याज दर पर उधार मिल पाता है और ऐसी स्थितियों में हमारे देश की जो क्रेडिट्स होगी वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं गिरेगा। क्लियर। अब सबसे खास बात है कि पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या पड़ेंगे, तो पॉजिटिव इफेक्ट्स ये पड़ेगा कि उपभोक्ताओं के लिए वस्तु एवं सेवाओं का व्यापक विकल्प मिलने के संकेत भी होंगे। साथ ही इसके अलावा यदि घाटे की वजह से पूंजीगत वस्तुओं का आयात होता है तो इससे घरेलू निवेश को वृद्धि होगी। तो इन चीजों के लिए भी हमें थोड़ा सा समझना चाहिए और इसके निगेटिव इफेक्ट्स के साथ साथ में कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हैं। क्लियर है। अगला है हमारा एफडीआई, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। ठीक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। एफडीआई क्या है, तो डीपीआईआईटी ने एक आंकड़े जारी किए। उस आंकड़े के अकॉर्डिंग वित्त वर्ष 2023 और 24 में भारत ने 44.2 बिलियन डॉलर का एफडीआई प्राप्त किया है, जो वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में 46 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश हुआ है, जो कि 3.4% से कम है। क्लियर। अब मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा एफडीआई किस देश को, मतलब भारत में किस राज्य को प्राप्त हुआ है, तो मेरे दोस्त ये प्राप्त हुआ है महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक को। ये सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त करने वाले राज्य हैं। किस क्षेत्र में आया है सबसे ज्यादा एफडीआई, तो कंप्यूटर के क्षेत्र में, सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में, हार्डवेयर के क्षेत्र में आया है, देन सर्विस सेक्टर, उसके बाद में हमारा निर्माण गतिविधि में आया है। सबसे ज्यादा एफडीआई किस देश से आया है, तो सिंगापुर, मॉरिशस और अमेरिका से आया है। ये इंपॉर्टेंट है। अब भारत में जो एफडीआई इक्विटी इनफ्लो है 2000 से लेके 2024 में, तीन सबसे बड़े निवेशकों के तौर पर हुआ है। वो है हमारा मॉरिशस, सिंगापुर और अमेरिका। किस सेक्टर में आ रहा है, विगत 20-25 सालों में, तो सर्विस सेक्टर है, हार्डवेयर है, ट्रेडिंग है, इन सब में आता है। और इसका स्रोत क्या है, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग, जिसे हम डीपीआईआई टी बोलते हैं। क्लियर है। तो इन चीजों को थोड़ा सा आप ध्यान में रख के समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अब देखते हैं कि डीपीआईआईटी भारत में एफडीआई की नीति को तैयार करने का एक नोडल विभाग है और भारत में एफडीआई की अनुमति निम्नलिखित दो तरीकों से दी जाती है, एक है ऑटोमेटिक रूट और एक है गवर्नमेंट रूट। ऑटोमेटिक रूट के लिए सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती, वहीं सरकारी रूट के लिए अनुमोदन की आवश्यकता होती है। विदेशी मुद्रा परिवर्तन बॉन्ड कुछ शर्तों के साथ में विदेशी संस्थागत निवेश, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट और ये सब एफडीआई में शामिल होते हैं। वहीं पर एफडीआई मुख्य रूप से गैर ऋण सृजन करने के लिए एक इम्पोर्टेंट टूल्स माना जाता है। लॉटरी व्यवसाय, जुआ, ट्रेडिंग, चिट फंड, निधि कंपनी, ट्रेडिंग, इन सब में आप देखेंगे तो एफडीआई को प्रतिबंधित किया गया है। क्लियर। अब अगर मैं थोड़ी सी परिभाषा की बात करता हूँ कि एफडीआई की परिभाषा और एफपीआई की परिभाषा में क्या है, तो जब किसी एक देश की कंपनी या व्यक्ति द्वारा दूसरे देश में व्यवसाय के हितों के लिए किया गया निवेश, वो एफडीआई कहलाता है। वहीं एफपीआई किसी एक देश की वित्तीय परिसंपत्तियों में निवेश करना, जैसे कि एक्सचेंज में सूचीबद्ध स्टॉक या बॉन्ड, तो एफपीआई कहलाता है। निवेश कहाँ होता है, तो एफडीआई में फैक्ट्री, कार्यालय और संरचना, भौतिक संपत्तियों में निवेश होता है। वहीं पर अगर मैं एफपीआई की बात करूं तो यहाँ शेयर, स्टॉक, म्यूचुअल फंड, इन सब जगहों में निवेश होता है। इनका जो नियंत्रण और संचालन, ये नियंत्रण और प्रभाव कंपनियां ही करती हैं। इन पर नियंत्रण का प्रावधान नहीं करता और निवेशक निष्क्रिय शेयर धारक के रूप में कार्य करते हैं। जोखिम है, तो दीर्घकालिक प्रतिबद्धता और राजनैतिक आर्थिक कारकों के संपर्क में आने के कारण यहाँ जोखिम ज्यादा होता है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए है। और यहाँ पर जोखिम कम होता है क्योंकि इसका सेटलमेंट आप तत्काल में कर सकते हैं। ये अधिक स्थिर होता है और यहाँ ये स्थिर कम होता है, इसीलिए यहाँ मंदी में होने के तुरंत फंड को निकाला जा सकता है, यहाँ तुरंत निकाला नहीं जा सकता। अगर मैं आपसे बात करता हूँ
अरविंद मायाराम कमेटी है आई हुई थी, ठीक है। तो निम्नलिखित में से अगर एफपीआई निवेशक किसी कंपनियों में 10% से अधिक है तो वो आपका एफडीआई के रूप में होता है। आरबीआई ने ऐसी पोर्टफोलियो को एफडीआई के रूप में कर रखा है। मतलब जो हमारा निवेश है अगर 10% से ज्यादा है तो वो एफडीआई कहलाता है, और अगर 10% से कम है तो वो एफपीआई कहलाता है। क्लियर। रुपए का अंतरराष्ट्रीयकरण वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपीज, ठीक, ये है क्या। तो आरबीआई ने भारतीय रुपए के अंतरराष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने के लिए SNRR और SRVA के माध्यम से एफडीआई पोर्टफोलियो निवेश को सक्षम बनाने पर जोर दिया है। अब ये है क्या। तो अंतरराष्ट्रीयकरण का मतलब ये है कि रुपए को हम इंटरनेशनलाइजेशन कर रहे हैं, जिससे कि हमारी मुद्रा भी एक तरीके से मजबूत हो सके और विश्व के अन्य देशों के साथ हम अपनी मुद्रा में व्यापार कर सकें, जैसे क्या है डॉलर के साथ कर रहे हैं। स्पेशल नॉन रेटिंग रूपी खाता और स्पेशल रूपिंग वेस्ट्रो अकाउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वेस्ट्रो अकाउंट, ठीक। तो भारत के बाहर रहने वाला कोई भी व्यक्ति जिसका भारत में व्यवसायिक हित है वो रुपए में वास्तविक लेन देन करने के उद्देश्य से SNRR खाता खोल सकता है। आमतौर पर SNRR खातों का व्यापार विदेशी निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार आदि का निर्धारित लेन देन की अनुमति देता है। वहीं दूसरी ओर अगर मैं वेस्ट्रो अकाउंट की बात करूं तो घरेलू बैंक में किसी विदेशी बैंक के ऐसे खाते होते हैं जो घरेलू मुद्रा में खोले जाते हैं। मतलब हमारे यहाँ एसबीआई में कोई यूएसए का बैंक अपना अकाउंट ओपन करे और ये निवेश किसमें करे, रुपए के माध्यम से करे, ये वेस्ट्रो अकाउंट है, ठीक है। मतलब घरेलू बैंक में किसी विदेशी बैंक के ऐसे खाते खोलते हैं, ऐसे खाते जो कि घरेलू मुद्रा में खोले जाते हैं। एसआरबीए मौजूदा विश्व प्रणाली में से एक अतिरिक्त व्यवस्था है जो मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्राओं का उपयोग करता है एवं एक पूरक प्रणाली के रूप में कार्य करती है। एसआरबीए अकाउंट खोलने की अनुमति के लिए आरबीआई से पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। क्लियर है। अब सबसे खास बात है कि अगर हम अपनी मुद्रा का अंतरराष्ट्रीयकरण करते हैं तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक। तो मुद्रा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा एक ऐसी मुद्रा होती है जिसे जारी करने वाले देश के अलावा विदेशों में भी लेन देन हेतु विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में आरक्षित रखने के उपयोग के लिए किया जाता है, जैसे कि प्रेजेंट टाइम पे डॉलर है। केवल जारी करने वाले देश के नागरिक ही नहीं बल्कि अन्य देश के नागरिक भी ऐसी मुद्रा का उपयोग लेन देन के लिए करते हैं, जैसे अमेरिकी डॉलर है और यूरो है, ठीक। अभी आप इंटरनेशनल करेंसी में देखेंगे तो 5 प्रकार की करेंसियां शामिल हैं, डॉलर, यूरो, येन, पाउंड, रेनमिनबी। ये सब इंटरनेशनलाइजेशन करेंसी है, इनका अंतरराष्ट्रीयकरण हो चुका है। मानदंड अंतरराष्ट्रीय मुद्रा में लेन देन व्यापक रूप से उपयोग होना चाहिए, आसानी से परिवर्तनीय हो, फुली कन्वर्टेबल हो, देश में एक स्थिर वित्तीय बाजार का होना जरूरी है। ये तीनों मानदंड हैं तो आप अपनी करेंसी का इंटरनेशनलाइजेशन कर सकते हैं। अस्थिरता में कमी, इससे लाभ क्या होगी, तो अस्थिरता में कमी होगी, बाहरी जो इफेक्ट्स हैं वो हमारे देश को कम कर पाएंगे। डॉलर की मांग कम होगी, डॉलर की मांग कम होगी तो भारतीय रुपया मजबूत होगा। व्यवसाय करने की लागत कम आएगी क्योंकि अभी तक हम लोग डॉलर पे डिपेंड हैं। हमें प्रतिस्पर्धा रुपए में हमारे पास एक विकल्प भी होगा और विदेशी मुद्रा भंडार की आवश्यकता कम होगी। अगर हमारे मुद्रा का अंतरराष्ट्रीयकरण हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि हम अपना रुपया रखेंगे और वो भी एक तरीके से हमारे फॉरेक्स रिजर्व के रूप में काम करेगा। क्लियर है। अब सबसे बात चुनौतियां कहाँ पर हैं, तो स्थिरता संबंधी चुनौतियां, क्योंकि वित्तीय बाजार के एकीकरण से मुद्रा की अस्थिरता और वित्तीय संकटों से प्रभावित होने का खतरा बढ़ जाता है। विनियमन दरों में अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है, मौद्रिक नीतियां दुविधा या ट्रैफिक डायलेमा की भी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। कुछ नीतिगत चुनौतियां भी हमारे सामने हैं और उनका सामना भी हमें करना
पड़ सकता है। हमने मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए कौन-कौन से कदम क्या उठाए हैं? तो बिल्कुल उठाए हैं। हमने अपने पूंजी खाता को पूर्ण परिवर्तनीय कर रखा है। मैंने आपको बताया था, भारत का जो चालू खाता है उसी तरीके से हम अपने पूंजी खाता को आंशिक परिवर्तनीय है जिसे पूर्ण परिवर्तनीय बनाना है। चालू खाता ऑलरेडी है और हमारा पूंजी खाता आंशिक है। ठीक। विशेष वेस्ट्रो रुपए खाता SVRS में आरबीआई ने 22 देशों के बैंकों को पेमेंट सेटलमेंट के लिए भारतीय बैंकों में SVRA खाता खोलने की अनुमति देकर इन देशों के साथ भारतीय रुपए में व्यापार निपटान का तंत्र को स्थापित कर लिया है। साथ ही में हम ये भी कह रहे हैं कि भारत CLS का हिस्सा बनना है, तो अगर CLS का हिस्सा वित्तीय विदेशी मुद्राओं के लेन देन निपटान के एक वैश्विक प्रणाली है। यह पेमेंट वर्सेस पेमेंट यानी PVP के आधार पर कार्य करता है। वर्तमान में SLS प्रणाली में 18 मुद्राओं के लेन देन का निपटान किया जाता है। क्लियर? तो ये चीज थोड़ा सा आपको जानना और समझना चाहिए। ठीक है। अब सबसे खास बात है कि जो गोल्ड बैकेट करेंसी है ये क्या, हाल ही में जिम्बाब्वे ने जिग नाम का एक स्वर्ण आदि समर्थित मुद्रा जारी किया है। इसमें खास तौर पर यह है कि जो स्वर्ण समर्थित मुद्रा निश्चित मूल्य सीधे स्वर्ण से जोड़ता है और स्वर्ण में परिवर्तनीय होता है। ठीक है। इसके तहत मुद्रा आपूर्ति उपलब्धता स्वर्ण भंडार को सीमित करता है। मतलब मान के चलिए ये एक आपका मतलब एक टोकन मनी है और ये टोकन मनी की वैल्यू क्या है, वो गोल्ड के बराबर है। अब चाहे आप गोल्ड रखें या ये टोकन रखें, दोनों की वैल्यू सेम होगी। जैसे गोल्ड का रेट बढ़ेगा वैसे इस टोकन का भी रेट बढ़ेगा, गोल्ड का रेट कम होगा तो इस टोकन का रेट भी कम होगा। मतलब जिम्बाब्वे में गोल्ड में निवेश करने के लिए गोल्ड की जरूरत नहीं है, इस टोकन की भी जरूरत है। और ऐसी मुद्रा को फिएट मुद्रा कहते हैं। फिएट मुद्रा होती क्या है, तो फिएट करेंसी के अंतर्निहित मूल्य का एक अभाव होता है। इसे सरकार द्वारा वैध मुद्रा या लीगल टेंडर के तौर पर जारी किया जाता है। मतलब इस मुद्रा की खुद की तो कोई वैल्यू नहीं है। इसकी वैल्यू कैसे डिटरमाइन हो रही है, गोल्ड से डिटरमाइन हो रही है। तो ये कैसी करेंसी है, फिएट करेंसी है तो लीगल, बट ये फिएट करेंसी, इसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है। इसका मूल्य आपूर्ति और मांग से निर्धारित होता है या किसी भी भौतिक वस्तुओं के द्वारा समर्थित नहीं होता। यह केंद्रीय बैंक को आवश्यक मुद्रा छापने के लिए अधिक नियंत्रण प्रदान करती है। क्लियर है? तो ये हम लोगों ने अपना टॉपिक्स को कवर कर लिया है। अब सबसे खास बात है, अब हम लोग का जो अगला टॉपिक है वो कौन सा है, वो है ब्रिटेन वुड सम्मेलन। ठीक है। तो मेरे दोस्त जो हमारा ये ब्रिटेन वुड सम्मेलन है ये हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे कवर करेंगे। ठीक है। मिलता है नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।